नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9th की जो पुस्तक है उसका टॉपिक नंबर 1 राजस्थान में 1857 की क्रांति। ये अभी लगी है दोस्तों किताब। राजस्थान के इतिहास जीके के लिए अच्छी किताब है। दो किताब है, ये 9th में और 10th में है, जिससे राजस्थान का जो इतिहास वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा यदि कोई इन बुक को पढ़ लेता है तो। जैसे राजस्थान अध्ययन लगती थी वैसे ही ये दो बुक अब लगी है। तो पहला टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति, वही अपन पढ़ेंगे। ये देखिए 1857 की क्रांति, फिर राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। दोस्तों रीट में जो राजस्थान वाला पोर्शन है ना इतिहास का, वो तो यही बुक पूरा कर देगी आपका यदि आप पढ़ लेते हो तो। ठीक है, छोटी सी किताब है दोस्तों, 50 पेज है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, इसमें टोटल पेज देखिए दोस्तों 79 पेज है। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो दोस्तों यदि आप फास्ट मोड में करना चाहें तो यहाँ पर आप 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ से आप फास्ट मोड में कर सकते हैं। लाइव चलेगा, इतने तो फास्ट मोड नहीं होता, बाद में फास्ट मोड हो जाता है। आप सिर्फ ईयरफोन लगाकर सुनना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी ऐड आए तो उसको स्किप मत करना। कोई भी ऐड आए तो उसको स्किप मत करना। ऐड से दोस्तों थोड़ी बहुत अर्निंग होती है मेरे, तो आप उस ऐड को देख लिया करो। बाकी ये पूरा वीडियो आपके लिए फ्री रहता है। ठीक है, वीडियो का कोई चार्ज नहीं होता, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बस ऐड आए उस ऐड को आप देख लिया करो, 10 सेकंड की ऐड आती है, ऐड पूरी देख लिया करो बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। यदि 1857 की क्रांति की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना इस बुक में दे रखा है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए इसमें बैकग्राउंड भी बताएगा। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा, यानी भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। और आपको पता ही है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट था, उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया था कि आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। और अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से यहाँ भारत में घुसे थे। और बाद में दोस्तों प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, राजनीति में प्रवेश हो जाता है अंग्रेजों का। अब डिटेल में उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, उसमें जाऊंगा तो ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा, गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यानी मुगलों की जो दोस्तों शक्ति थी उसको दोस्तों मराठों ने भी छीन कर दिया था। और बाद में आकर अंग्रेजों ने तो भारत को अपना गुलाम ही बना लिया था। ठीक है, देखिए अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। दोस्तों जो मराठा थे ना, मराठों की मेन लालसा क्या थी? लूटना, लूट मार करना मराठों की, यानी डाका डालते थे वो। उन धन के लालची थे, उनको राज्यों का इतना शौक नहीं था। ठीक है, वो लूटना चाहते थे, जो जहाँ भी आते लूट कर चले जाते। तो दोस्तों मालवा और गुजरात पर इन्होंने कब्जा कर लिया था कि इन्होंने मराठों ने। बाद में 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। और इधर दोस्तों मालवा और गुजरात को इन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया था। इस कारण राजस्थान में प्रवेश करना इनके लिए क्या हो गया था? आसान हो गया था। अब देखिए 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। अब दोस्तों कहानी देखना, बहुत इंटरेस्टेड कहानी आने वाली है, बताऊंगा कहानी आपको। तो देखिए चिंतित हो गए थे उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह और जयपुर के शासक जय सिंह। बाद में ये सूचना कहाँ पहुंचाई? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास पहुंचाई कि मराठा हमारे राजस्थान में भी प्रवेश कर रहे हैं। इस चीज़ से चिंतित हो गए। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण तेजी से
तेजी आई, यानी मराठा आक्रमणों की क्या आई, तेजी आई 1724 में। इस बीच अप्रैल 1734 बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब थोड़ी सी दोस्तों मैं आपसे टाइम चाहूँगा, एक कहानी बताता हूँ आपको। यहाँ था दोस्तों जयपुर राज्य, यहाँ था बूंदी राज्य। जयपुर में दोस्तों किसका शासन था, सवाई जय सिंह का शासन था। बूंदी में बुद्ध सिंह हाड़ा का शासन था। किसका था, बुद्ध सिंह हाड़ा का शासक था। अब दोस्तों जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह कर दिया था, किसके साथ, बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ। बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ विवाह कर दिया जय सिंह ने, और बुद्ध सिंह हाड़ा के कोई संतान नहीं हुई, कोई भी संतान नहीं हुई। इधर दोस्तों जय सिंह की एक पुत्री थी, क्या थी, पुत्री थी। और जय सिंह, इधर बुद्ध सिंह हाड़ा का छोटा भाई था दलेल सिंह। कौन था, दलेल सिंह था। अब कहानी क्या होती है, जय सिंह की पुत्री जब भी बुआ यहाँ जाती, बोलती बुआ मुझे तो आपके ससुराल जाना है। बुआ डांट देती, क्या करेगी वहाँ जाकर। तो इसका मन था कि मैं भी जहाँ बुआ की शादी हो रखी है वहीं मेरी शादी हो। तो बाद में दोस्तों जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया था, यानी बुद्ध सिंह हाड़ा के छोटे भाई के साथ कर दिया। बाद में जय सिंह ने बुद्ध सिंह हाड़ा को बोला कि बुद्ध सिंह जी आपके तो कोई संतान है नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, यदि आप शासन अपने छोटे भाई को दे देते हो तो सही रहोगे, किसको, दलेल सिंह को दे देते हो तो सही रहोगे। अगर आप इसको नहीं दोगे तो कोई और शासक बन जाएगा, यानी कोई विद्रोह करके कोई शासक बन जाएगा। तो बुद्ध सिंह हाड़ा ने सोचा कि बात अच्छी कह रहा है ये, मुझे शासन है मेरे छोटे भाई को दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब छोटे भाई को क्या दे दिया, शासन दे दिया। अब भतीजी के हाथ में आ गई ना शासन सत्ता। इधर बुआ थी बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी, अब ये भतीजी कहती, बुआ को तंग करती, ताने मारती, तो बुआ को बुरा लगता। बुआ बोलती कि हमने तो शासक बनाया है तुम्हारे पति को। बाद में इसने शिकायत की जय सिंह से कि भैया ऐसे ऐसे है, तुम्हारी बेटी है वो मतलब मुझे ताने मारती है। तो जय सिंह बोला कि बहन तुम्हारे कोई संतान तो है नहीं, पहले तुम जिस दिन तुम्हारे संतान हो जाए उस दिन मुझे बात करना, ये कि वो मुझे ताने मारती है उस दिन देखेंगे ये चीज़। तो इसको और ज़्यादा बुरी लगी, किसको, बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी को। तो कहा जाता है कि इसके अवैध संबंध थे मराठों के साथ और मराठों से इसके संतान उत्पन्न हुई थी, ऐसी किंवदंती है या सच है, इतिहास में ऐसा मिलता है। तो इसके एक संतान हो जाती है, किसके, बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी के। जैसे ही संतान हो जाती है तो इधर उत्तराधिकार का संघर्ष चलना शुरू हो जाता है। ये कहती है मैं मेरे पुत्र को शासक बनाऊंगी, और ये दलेल सिंह हटना नहीं चाहता है। तो कहानी क्या होती है, इसको हटाने के लिए इसने मराठों को आमंत्रित किया सबसे पहले राजस्थान में। किसने, बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी ने, नाम मुझे याद नहीं है। इसी के कारण राजस्थान में प्रथम बार मराठों का प्रवेश होता है 1734 में। तो ये कहानी थी यहाँ की, ठीक है। अब देखिए राजस्थान बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया, यानी मराठों से सहायता ली। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। प्रश्न आ जाए, राजस्थान के किस शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर दिया गया, तो बूंदी शासक हाड़ा बुद्ध सिंह हाड़ा। 1735 में मालवा का अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के लिए कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में भी प्रवेश इस बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के प्रति पूर्ति के लिए मराठे राजस्थान में आने लगे। शाहू पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। चौथे और सरदेशमुखी दोस्तों कर थे। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया।
जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को दे दिए। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित करने के प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। फलस्वरूप जुलाई 1734 जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद दोस्तों हुरडा सम्मेलन मतलब जो योजना बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट करने की मतलब योजना थी कि वर्षा ऋतु के बाद हम मराठों को बाहर निकालेंगे। तो देखिए, वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। कहाँ एकत्रित होना तय किया गया? रामपुरा। ध्यान रखना, किसी राजा ने शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली कि हम किसी भी शत्रु को शरण नहीं देंगे, यानी किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण नहीं देंगे। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले। रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का भाव था, यानी जो योजना बनाई गई थी वो फेल हो गई। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। 1735 में भी मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को भगाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा परंतु वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ राजपूत मराठों के भी कर्तादाता बन गए। यानी इसका परिणाम क्या निकला? राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। यानी राजपूत है वो मराठों के क्या बन गए? करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरहा सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो ये संधि ध्यान में रखना, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों को मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। चौथ दोस्तों एक प्रकार का कर था, चौथ और सरदेशमुखी। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो हम बात कर रहे थे तुंगा के युद्ध की। ये तुंगा का युद्ध 1787 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1787। किस किस के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो इधर थे सवाई प्रताप सिंह और उधर मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच तुंगा का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए, तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया और ये दोस्तों इनके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध अंतिम विजय थी। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण हो गई थी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे। वे राजस्थान में घुसने के प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा
के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी ईगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी ईगले पूर्ण सफल नहीं हो पा सका। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रण नहीं कर पाए और 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों के साथ संधि करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। तो सबसे पहले मैत्री की इच्छा किसने प्रकट की थी? तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह। आगे देखिए, जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया, वह भी असफल रहा। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के क्या हो गए, इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के क्षेत्र, देखिए दोस्तों, लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनस्थता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, यानी कर नहीं लेगी जो राज्य कंपनी के साथ संधि कर लेंगे, तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों को विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधियों को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अवसर प्राप्त कर लिया। उधर मेटकोप का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर आदि राज्यों ने भी कंपनी के साथ संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य ने संधि की। तो ध्यान रखना, सबसे अंत में संधि किसने की थी, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, सिरोही ने। इस प्रकार 1817 से 1823 के मध्य राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त तक अक्षुण्ण रहा। अब दोस्तों रियासतें वगैरह ये देखते हैं, उससे पहले ऊपर देखते हैं क्या आया था। तो देखिए, ये 1857 की क्रांति के समय शासक कौन कौन थे, एक बार ये टेबल देख जाते हैं, बाद में पुनः और देख लेंगे इसको ताकि ये याद हो जाए। तो देखिए, कोटा रियासत राम सिंह, रीट में आया था ये प्रश्न। कोटा
का शासक कौन था? राम सिंह। जोधपुर का तखत सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का शिव सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदनपाल, टोंक का नवाब नवाब वजीरुद्दौला, ध्यान रखना वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह। वो राम सिंह सेकंड है दोस्तों, कोटा वाला, ठीक है। अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह, मारवाड़ रियासत का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत का उदय सिंह। तो ये शासक थे दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों अपन कल देखते हैं, इससे आगे की कहानी अपन दोस्तों कल देखेंगे 19वीं सदी से यहाँ से लेकर। अच्छा लेसन है दोस्तों, ये पॉलिटिकल एजेंट वगैरह सब कुछ दे रखा है। आगे की कहानी अपन कल देखेंगे। ये मैंने आपको आज भूमिका बताई है दोस्तों, थोड़ा इतिहास बताने की कोशिश की है पीछे का। आप इसको एक बार और पढ़ लेना तो आपके ये कंठस्थ याद हो जाएगा, या 2-3 बार सुन लेना तो ये कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। मैंने कई चीज़ें आपको बताई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।